Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy जहाँ पर आज हम कर रहे हैं कंप्लीट यूनिट नंबर सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके, हम एक ही यूनिट के अंदर पूरा सिलेबस को कवर अप करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड की आपकी कंप्लीट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे कि हमारे जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के जो डेज़ रहते हैं, नियर अबाउट 50 डेज़ रहते हैं। ओके, सो इसके अंदर हम किस तरीके से पेपर को क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, उसी स्ट्रेटजी पे हम चले हुए हैं। हमने अभी क्रैश कोर्सेज स्टार्ट कर रखा है जिसके अंदर हम आपको एक लेक्चर के अंदर आपको पूरी यूनिट कवर अप करवाएंगे और जहां पर आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी होगी जिससे कि आप इजीली नेट जेआरएफ को क्रैक कर सकते हो। ओके, तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और वो भी अपना नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्रैक कर सके। आपको और कहीं पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना किसी कंटेंट पे जाने की रिक्वायरमेंट है। जो भी मैंने लिख रखा है वो ऑल ओवर कंक्लूजन लिख रखा है, साथ में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड अप किए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने नोट्स में पढ़ाया है आपको सेम एज इट इज़ प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। और साथ के साथ मैं आपको बताती भी चलूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। सो आइए हम करते हैं स्टार्ट। अभी फर्स्टली हम करते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है? बेसिकली थोड़ा सा अगर हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे ही हम नेट जेआरएफ करते हैं तो उसके बाद हम पीएचडी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें रिसर्च का पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि क्या कुछ होता है रिसर्च के अंदर, किस तरीके से हमें रिसर्च के स्टेप होते हैं उसको फॉलो करना होता है। तो वो सभी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। रिसर्च का मतलब होता है री प्लस सर्च। री का मतलब क्या होता है? अगेन एंड अगेन। यानी कि कहते हैं कि जो भी रिसर्च करते हैं वो एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट होती है और एक क्वेश्चन पर ही ख़त्म होती है। फर्दर जो भी उसके टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा है, अगेन एंड अगेन कुछ नॉलेज को ऐड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिसर्च। यानी कि दोबारा से हम किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। देन यहाँ से आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसर्च। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रिसर्चेज होती है मोस्ट वाइडली, ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्वायरी मोड। ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन वी हैव अ 2 टाइप ऑफ अ रिसर्च। फर्स्ट वन इज अ प्योर रिसर्च एंड सेकेंड वन इज अ अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च बोलते हैं या फिर हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोल देते हैं। फंडामेंटल रिसर्च। साथ के साथ आप भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको इजीली नोट्स समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने नोट्स ऐसे बनाए कि आप सभी को समझ आ जाएंगे। और एक बात और भी आपके लिए जो गुड न्यूज़ रहेगी वो ये रहेगी, ये जो नोट्स है ना ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आप अगर फिल करोगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पे आपको एज इट इज़ नोट्स मिल जाएंगे। सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा पढ़ना भी और लर्न करना भी। मैं जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप इजीली वहाँ से कवर अप कर सको। सो जो प्योर रिसर्च होती है ना, प्योर रिसर्च जो की जाती है वो की जाती है ड्यू टू क्यूरियोसिटी। ड्यू टू क्यूरियोसिटी यानी कि जानने की जिज्ञासा के लिए कोई भी जो चीज़ है उसको हम और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं। लाइक मान लीजिए मैथ्स के फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले एक तो है कि हमने लर्न किया और हमने पुट कर दिया, एक होता है कि हम उसको जानना चाहते हैं कि जो वो फॉर्मूला वो कहाँ से आया, कहाँ से ड्राइव हुआ, किस तरीके का, हम क्या उसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसके अंदर कुछ और स्टेप इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो जो हम स्टडी करते हैं कुछ एडिशनल हमारी जिज्ञासा के कारण, वो होती है आपकी प्योर रिसर्च। ओके, एंड इसके अंदर आप बोल सकते हो जो ऑलरेडी थ्योरीज प्रेजेंट है उसी के बारे में आप जानना चाहते हो, वो आती है आपकी प्योर रिसर्च के अंदर। देन आता है आपका अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च होती है जो एप्लीकेबल होती है प्रैक्टिकली, जो यानी आप बोल सकते हो इसको, ये प्रैक्टिकली होती है, यानी कि जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हमें रिसर्च कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। सो ये होती है हमारी अप्लाइड रिसर्च। ये स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड होती है, स्पेसिफिक गोल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम डिस्कशन करेंगे फिर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमारी पहले
डिवाइड की गई है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब से आप लर्न कर लेना इसको, डिस्क्रिप्टिव को, यानी कि कुछ चीज़ जो है वो डिस्क्राइब की जा रही है। सो अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपको दिया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एज इट इज़ उसको लर्न कर रहे हो, एज इट इज़ उसके बारे में स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि एज इट इज़ चीज़ों के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, जहाँ पे आप वेरिएबल्स के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल, यानी कि जितने भी वेरिएबल हैं उनमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ आप स्टडी कर सकते हो। देन आता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब एक्सप्लोरेटरी अगर मैं रिसर्च की बात करती हूँ तो एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजपूर्ण, खोजपूर्ण, यानी कि किसी टॉपिक के बारे में आपको थोड़ी कम नॉलेज है और आप उस टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो वो क्या होती है, आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, यानी कि एक्सप्लोर करना, इससे आप इसको लर्न कर सकते हो। और ये जो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है वो कब की जाती है, ये की जाती है यूज्ड टू क्रिएट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। एक बार आप लिख लीजिए, हाइपोथेसिस के बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे अभी। ओके, तो जो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वो यूज की जाती है जब हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं, तब हमारे यूज में आती है। तो आपको इतना ही लर्न करना है यहाँ पे। होप सो आप सभी को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फिर आती है कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च क्या होती है, जब किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में हम बात करते हैं, उनकी जो रिसर्च करते हैं वो आती है कोरिलेशन रिसर्च। अब जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो रेंज रहेगी कोरिलेशन की वो क्या रहती है, +1 to -1 जो है वो रेंज रहती है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो -1 to +1 तक क्या रहेगी, कोरिलेशन की रेंज रहेगी। देन आता है आपका एक्सप्लेनेटरी या फिर कैजुअल रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या फिर कैजुअल रिसर्च का मतलब होता है जो कोज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं, कोज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं, वेरिएबल्स के बारे में कि कौन किस चीज़ का कोज है, कि जो कोज है वो कैसे इफेक्ट डालता है, तो उस बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो आती है आपकी कैजुअल रिसर्च के अंदर, या हम इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये दोनों पेपर में पूछा जाता है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। तो आपसे यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस रहता है। जो आपकी एक्सप्लेनेटरी जो रिसर्च है आपकी वो किस काम में आती है, एक्सप्लेनेटरी आपकी जो रिसर्च है वो काम में आती है यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में काम आती है। और जो पहले ही हमने पढ़ा है एक्सप्लोरेटरी, ये क्या करती है, क्रिएट करने में काम आती है, क्रिएट हाइपोथेसिस। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम स्टडी करेंगे कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, उसी तरीके से हम स्टडी करेंगे, उसी तरीके से हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए और शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हम चीज़ों को लर्न कर सकें। देन आता है आपका इंक्वायरी मोड। इंक्वायरी मोड की बेसिस पे दो टाइप की होती है, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वान्टिटेटिव जो रिसर्च होती है वो मेजरेबल फॉर्म में होती है, मेजर्ड इन न्यूमेरिक फॉर्म। और जो क्वालिटेटिव होती है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, नॉट मेजर, मेजर हम नहीं कर सकते। ओके, तो वो होते क्वालिटी से रिगार्डिंग, बिहेवियर के रिगार्डिंग, तो वो इस टाइप की रिसर्च होती है। सो ये हमने पढ़ा है टाइप ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इसके बारे में हम आइए डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगी रिसर्च की। सो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट इज अ एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब होता है प्रयोग सिद्ध, प्रयोग सिद्ध, यानी कि जो चीज़ें प्रयोग में लाई जा चुकी है, जिस चीज़ों पे जो है वो रिसर्च की जा चुकी है, वही जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आती है, या जिसके ऊपर वैलिड है या नहीं है उसका पता किया जा चुका है, या इविडेंस बेस पे आप बोल सकते हो। लॉजिकल होती है, साइक्लिकल होती है, यानी कि चलती रहती है। एक जो रिसर्च होती है वो क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन पे ही खत्म होती है, तो इस तरीके से साइक्लिकल चलती रहती है और हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करके रिसर्च के अंदर मिलता रहता है। एनालिटिकल नेचर की होती है, जिसके अंदर एनालाइज से, वेरिफिकेशन से
आपको जो है चीज़ें समझाई जाती है, क्रिटिकल नेचर की होती है, मैथडोलॉजिकल रिपेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो सारा हमने पढ़ा ये है आपके कुछ करैक्टरिस्टिक है, ओके, कि करैक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं आपके रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं कंसेप्ट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। ये तो आप बोल सकते हो कि एनटीए का फेवरेट टॉपिक है पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसके अंदर से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म से ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा तो सिलेबस है तो इसी के अंदर से क्वेश्चन देगा ना, बाहर से तो देगा नहीं, ठीक है। ये तो नहीं है कि किसी और कहीं से दे देगा क्वेश्चन, क्योंकि जो कंसेप्ट आप साइड में आप अपना सिलेबस भी लेके बैठ जाइए और साथ के साथ आप टिक करते रहिए कि जो मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ उसको साथ के साथ टिक करते रहिए कि मेरा ये टॉपिक भी हो गया, ये टॉपिक भी हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पूरी यूनिट है वो कवर अप हो जाएगी और आपको खुद को सेटिस्फैक्शन फील होगा कि हाँ जी हमने पूरा सिलेबस कर लिया है, ओके। तो यहाँ पे आता है पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। पॉजिटिविज्म क्या होता है? पॉजिटिविज्म जो स्टार्ट किया गया था वो इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्टे कॉमेंट के द्वारा। अक्वायर नॉलेज थ्रू अ साइंटिफिक मेथड। ये क्या मानते थे कि जो नॉलेज को एक्वायर करते हैं वो सिर्फ साइंटिफिकली अगर अप्रूव्ड है, साइंटिफिकली अगर सही बताई गई है तो ही हम उस नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे, उस नॉलेज को मानेंगे, अदरवाइज हम उन चीज़ों को नहीं मानते। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो सारी चीज़ें हैं वो हम साइंटिफिकली मेज़र नहीं कर सकते, उनके अंदर हम कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करते हैं, ओके। सो इनके अंदर जो डिफरेंसेस होता है इनके अंदर से भी क्वेश्चन आता है आपका। सो डिफरेंसेस के अंदर आइए डिफरेंसेस पढ़ते हैं हम, क्या क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस यहाँ पे रहेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। फर्स्ट वन, पॉजिटिविज्म क्या होता है? डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव का मतलब क्या है? कोई भी जर्नल चीज़ है, जर्नल का मतलब क्या, कोई थ्योरी है आप पढ़ रहे हो और फिर आप स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हो, यानी कि उस थ्योरी के कहाँ से जनरेट हुई एक स्पेसिफिक चीज़ आप पकड़ लेते हो, उसी को लेके आप स्टडी कर रहे हो। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिकेशन, कोई आपने पर्टिकुलर कोई भी आपने टॉपिक लिया देन आप जर्नलाइज तक जाते हो, ठीक है। फिर आता है जो पॉजिटिविज्म है वो क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। पॉजिटिविज्म ऑब्जेक्टिव, देन पोस्ट पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिव। ये आपका साइंटिफिक रहेगा क्योंकि साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, उन्हीं चीज़ों को मानता है। एंड सेकंड इंटरप्रिटेटिव। इंटरप्रिटेटिव का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू ओन सेल्फ, यानी खुद की नॉलेज भी हम इंक्लूड करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर। ट्रेडिशनल ये पहले माना जाता था और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये न्यू फॉर्म है। रियलिस्टिक और क्रिटिकल रियलिस्टिक, यानी कि हम अपनी तरफ से कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि पोस्ट पॉजिटिव रियलिस्टिक है या नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। डिडक्टिव इंडक्टिव में से भी पूछा गया है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने क्वेश्चंस की स्टडी करके ही ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको बार बार में क्वेश्चन पेपर को भी उठाने की ज़रूरत ना पड़े और आप जैसे ही नोट्स पढ़ो आपके जो कंसेप्ट की क्लियरिटी है वो अच्छे तरीके से हो जाए। आइए देन हम करते हैं अभी मेथड ऑफ रिसर्च। जो टाइप और मेथड होते हैं वो एक ही होते हैं रिसर्च के। सो हमने कुछ ऊपर पढ़ लिए हैं कि क्या क्या टाइप्स की रिसर्च होती है, कुछ मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो फर्स्ट वन यहाँ पे आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है वो कौन सी रिसर्च होती है? जो पास्ट का जो इवेंट है उससे रिलेटेड हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर क्या आता है इसके ऊपर फोकस, इसके अंदर क्या होता है कि रिसर्चर प्रेडिक्ट कर रहे हैं द पॉसिबल कोज बिहाइंड एन अफेक्ट दैट ऑलरेडी अकर्ड एक्सप्लेन द फ्यूचर रिसर्च। यानी कि जो ऑलरेडी हैपन हो चुकी है जो भी घटना उसकी रिसर्च कर रहा है और यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है फ्यूचर रिसर्च को। यानी कि ऑलरेडी मान लीजिए आप लगा सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, उसके बाद उसका क्या किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है किस तरीके से हुआ, क्या घटित हुआ होगा। तो उसकी जो आप स्टडी कर रहे हो वो आता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर। यानी कि आप पास्ट की स्टडी कर रहे हो किसके वो प्रेडिक्ट करने के लिए, एक्सप्लेन फ्यूचर रिसर्च को प्रेडिक्ट करने के लिए, वो होता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है। नेक्स्ट आता है फिर आपका ब्लाइंड रिसर्च। ब्लाइंड रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता कि उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है। देन आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। एक्शन जो रिसर्च होती है वो बेसिकली क्या होती है कि आप
इमीडिएट कोई भी एक्शन ले रहे हो, इमीडिएट आप एप्लीकेबल कर रहे हो कोई भी चीज़ों को, तो वो होती है आपकी एक्शन रिसर्च। या फिर आप बोल सकते हो कि इसकी जो एक प्री डिफाइन जो प्रोसेस रहती है, या जो भी आपने सोचा है उस काम को आप रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, वो होती है आपकी एक्शन रिसर्च। प्रोसेस भी 2 बार पूछी जा चुकी है पेपर के अंदर, तो आपके एक्सपेक्टेड रहेगा कि इस बार भी पूछी जा सकती है, तो आपको लर्न करना ज़रूरी है। यहाँ पे प्रोसेस बहुत ईजी सी प्रोसेस है। इसके अंदर क्या बताया गया, सबसे पहले आप प्लान करते हो, देन एक्ट करते हो, देन आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को कि सही से हो रही है नहीं हो रही, देन रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जो भी आउटपुट आपके सामने आता है उस आउटपुट को आप देखते हो या रिफ्लेक्ट करती है हमारी रिसर्च। देन आता है आपका कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च यूज्ड बाय द फिलोसफर। ये जो कंसेप्चुअल रिसर्च होती है वो फिलोसफर के द्वारा यूज़ की जाती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट आइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम अभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर से क्वेश्चन आने की 99% चांसेस रहेंगे। स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप ऑफ रिसर्च में ही आपका जो रिसर्च का पूरा पोर्शन है वो कवर अप हो जाता है, बट हमें ज़रूरत होती है इसकी अंडरस्टैंड करने की, पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की और कंसेप्ट वाइज पढ़ने की कि क्या जो स्टेप के अंदर पॉइंट्स पूछे गए हैं वो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि स्टेप, अगर हम जो रिसर्च के जो स्टेप पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर हमारा ऑलमोस्ट जो हमारा सिलेबस होता है वो कवर अप हो जाता है। तो उसी तरीके से मैंने नोट्स के अंदर प्रिपेयर कर रखा है। होप सो आप सभी को अच्छे लगेंगे। ओके, सो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको वीडियो ये कैसा लगा और किस तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि आप सबको भी पता है, अगर कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारी जो प्रॉब्लम है उसी को फाइंड आउट करते हैं ना हम, कि हमारी किस तरीके की जो प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम जो होती है रिसर्च प्रॉब्लम, वो कैसी होनी चाहिए, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि ताकि हम रिसर्च करें तो हमारा इंटरेस्ट जनरेट हो कि हम उससे रिलेटेड डाटा को सेव कर सकें या कलेक्ट कर सकें। एथिकल वैल्यू इश्यूज़ को ध्यान में रखना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी कि जो साइज़ है जो हमारी रिसर्च का रहेगा, जो हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका रहेगा, सेप साइज शुड बी स्मॉल होना चाहिए। यहाँ पे शुड बी स्मॉल। देन आता है आपका कंसेप्ट एंड एक्सपर्टाइज। कंसेप्ट और एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग आप रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हो और उसके ऊपर स्टडी करते हो। रिलीवेंस होनी चाहिए, पास्ट प्रेजेंट प्लस फ्यूचर के अकॉर्डिंग रिलीवेंट होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा, जो भी डाटा आपको रिक्वायरमेंट है वो डाटा अवेलेबल होना चाहिए। तो ये किया है हमने नंबर 1 स्टेप, जिसके अंदर है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। नंबर 2 पे आता है आपका फिर लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप क्या करते हो, आप डिफरेंट सोर्सेज स्टडी करते हो। जो भी आपने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की है वहाँ से आपको कहाँ से आपको मैटर कलेक्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ से आपको मैटर को पढ़ना है, तो वो सब आप देखते हो। नंबर 1 यहाँ पे आता है नॉलेज फ्रॉम। कहाँ से आप नॉलेज को लेते हो। नंबर 1 यहाँ पे आप बुक से लेते हो, जर्नल से लेते हो, इंटरनेट से लेते हो। तो यहाँ से आप क्या करते हो, नॉलेज को कलेक्ट करते हो। बेटर क्लैरिटी एंड फोकस टू रिसर्च प्रॉब्लम। देन नंबर 3 पे आता है फिर आपका डेवलप द ऑब्जेक्टिव को डेवलप करते हो। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे डेवलप करोगे ना ऑब्जेक्टिव। आपने क्या कर लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, बहुत सारे जर्नल बुक्स उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली। देन आपका एक ऑब्जेक्टिव क्या है उसको भी तो आप डिसाइड करोगे। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है ना, शुड बी स्मार्ट होना चाहिए। शुड बी स्मार्ट का मतलब क्या हुआ, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिलीवेंट एंड टी से टाइम। ठीक है, सो इस तरीके का आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो कि स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसको आप मेजर कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, रिलीवेंट हो आपके लिए, एंड टाइम फ्रेम विद इन अ टाइम आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसा हमें ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। देन आता है फोर्थ पॉइंट इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की। ओके, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, हाइपोथेसिस पढ़ के आए होंगे, बट जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जो पेपर 1 का हमारा जो कंटेंट है वो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन।
यानी कि हम कुछ भी अजम्पशन मान रहे हैं। अजम्पशन अब क्या हो सकते हैं, लाइक आप सोचते हो यूजीसी नेट के अंदर मेरे को 90% मार्क्स गेन करने हैं। अगर 90% गेन करने हैं तो आपने क्या लगाई, एक अजम्पशन लगाई, और एक्चुअली में आपके कितने मार्क्स आए, आपके 60%, 70%, 80% कितने मार्क्स आए हैं, या फिर 90% मार्क्स आए हैं। तो अगर आपने 90 सोचा है और 90% मार्क्स ही आपके आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस। अगर आपने मान लीजिए 90% सोचा, आपके 60% या फिर 70% आपके मार्क्स बने, तो क्या हो गया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर नल हाइपोथेसिस होता है अल्टरनेटिव। आप सभी ने समझ लिया नल में क्या होता है, कि नल हाइपोथेसिस में होता है कि हम क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, हमारा जो अजम्पशन होता है इक्वल्स टू द एक्चुअल गोल होता है। देन बात करते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है टाइप 1 एरर का एंड टाइप 2 एरर का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप इसको भी हाईलाइट कर लीजिए कि टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। सो आपको कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो लिख रखा है आप उसी को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझ आ जाएगा। अगर आपका नल हाइपोथेसिस सही है, यानी कि नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है और आपने फॉल्स मान लिया है, क्या मान लिया आपने, फॉल्स मान लिया, तो आपका होता है टाइप 1 एरर। ओके, अगर आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है और आपने उसको ट्रू मान लिया है, तो वो क्या होता है, टाइप 2 एरर। ओके, इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए और इसके बारे में आप अच्छे से आप इसको लर्न कर लीजिए कि टाइप 1 एरर कौन सा होता है, टाइप 2 एरर कौन सा होता है। ठीक है, देन हम करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज अ प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस। क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, क्योंकि प्रोसेस की कई बार सीरीज पूछ ली जाती है, कई बार पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो मिसिंग करके पूछ लिया जाता है कि इस तरीके की सीक्वेंस की प्रोसेस बनाइए। तो उस तरीके से कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। आइए करते हैं हम फर्स्ट प्रोसेस इसने बोला गया है यहाँ पे, मेकिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि हमें क्या अजम्पशन बनाना है, उसके रिगार्डिंग हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। नंबर 2, सेलेक्ट रिलीवेंट टेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी। हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करेंगे रिलीवेंट टेस्ट को, हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, एंड प्रोबेबिलिटी को सेलेक्ट करते हैं। लाइक हमारी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यू में। कॉन्टिन्यू में फर्दर आ जाता है आपका नॉर्मल, ओके, और डिस्क्रीट में आ जाता है फिर आपका, डिस्क्रीट के अंदर हम 2 करते हैं, यहाँ पे आएगा पॉइजन, बायनोमियल। ठीक है, ये सब आ जाता है फर्दर डिवाइड के लिए। ये तो मैंने आपको आगे और भी आगे डीप स्टडी का बता दिया है, आप थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि थोड़ा सा मेंशन हो जाए, आपको पता चल जाए। बाकी इतना डीपली पूछते नहीं है, क्योंकि इतना डीपली स्टैट के अंदर पूछते हैं, पेपर 1 के अंदर नहीं पूछते हैं। पेपर 1 के अंदर आपको नॉर्मली चीज़ें पता होनी चाहिए, बट मैं आपको यहाँ पे डीप कंसेप्ट करवा रही हूँ ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी छूटे ना और कहीं से भी आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो लेवल होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे 5% मान सकते हैं या फिर हम 1% मान सकते हैं। सिर्फ आपको इतना याद करना है, जो सिग्निफिकेंट लेवल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो हम 5% मानेंगे या फिर हम 1% मानते हैं। देन आता है कलेक्ट डाटा एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक। यहाँ पे हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे हमारा टी टेस्ट एफ टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम टेस्ट अप्लाई करते हैं कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जो हमने सोचा है और जो हमने अजम्पशन लगाई है क्या वो सही है या फिर वो गलत है। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट आपका कंपेयर द टेस्ट स्टेटिस्टिक एंड क्रिटिकल वैल्यू। यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे, देन टेक अ फाइनल डिसीजन। उसके बाद आप डिसीजन लेते हो कि आपको जो है वो रिसर्च को रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस। होप्स आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने किया ही बहुत अच्छे तरीके से है।
तो यहाँ पे 5th पॉइंट फिर आता है आपका प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। आपको स्टेप वाइज ही मैं सारे कंसेप्ट करवाती हुई चल रही हूँ। सो जैसे ही हमारे स्टेप कंप्लीट होंगे उसी तरीके से हमारा जो रिसर्च का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन, अब हम क्या प्रिपेयर करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन को हम प्रिपेयर करते हैं। सो रिसर्च डिज़ाइन जो हम प्रिपेयर करेंगे वो किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, उसको हम डिवाइड किया है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन होता है और कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन होता है। जो हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू क्रिएट द हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। और कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर क्या होती है, ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए की जाती है। सो जो कंक्लूसिव रिसर्च जो डिज़ाइन होते हैं उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन एंड कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम एज इट इज़ चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को फिर फर्दर डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स के अंदर, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है डिफरेंट सैंपल सेम टाइम पे हम डिफरेंट सैंपल के साथ क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या लोगों पे अप्लाई करके देख रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या होता है, सैंपल सेम रहेगा बट टाइम अलग अलग रहेगा, यानी कि सैंपलिंग मान लीजिए एक आपने 2021 में कर ली, फिर आप एक रिसर्च जो है वो कब कर रहे हो, 2022 में कर रहे हो, 23 में कर रहे हो, तो सैंपल जो है वो आपका सेम रहेगा बट जो आप टाइमिंग रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंट सैंपल रहेगा, टाइमिंग सेम रहेगी। सो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो आप ये इसको भी मेंशन कर लीजिएगा। देन फर्दर भी मैंने आपको करवा दिया, क्रॉस सेक्शनल को फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा चुका है। ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि यहाँ तक आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब आगे क्या करेंगे, यूजीसी नेट के जो भी पेपर बना रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो आगे थोड़ा सा और आगे पूछ लेते हैं ताकि आपके जो क्वेश्चंस की जो क्लैरिटी है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। सो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी साथ के साथ कर रहे हैं। सो क्रॉस सेक्शनल को फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अ सिंगल क्रॉस सेक्शनल, जहाँ पे एक ही सैंपल को लेके चलते हैं। कोहर्ट स्टडी, जहाँ पर हम सैंपल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। देन आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल को भी डिवाइड किया गया है। लॉन्गिट्यूडनल को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आता है फर्स्ट वन क्या आएगा, यहाँ पे पैनल स्टडी। पैनल स्टडी के अंदर क्या होता है, जैसे एचआर की टीम होगी वो स्टडी कर रही है, वो होती है पैनल स्टडी। ट्रेंड स्टडी होती है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, तो वो होती है आपकी ट्रेंड स्टडी। आइए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर अभी 6 पॉइंट क्या आता है आपका, डेवलपिंग डाटा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम करते हैं कि हमें पता चल गया, यहाँ से हमने रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर कर लिया। देन हम सोचते हैं कि अब हम डाटा जो है वो कहाँ से कलेक्ट करें, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करें। नंबर 1 यहाँ पे आता है प्राइमरी सोर्स से कर सकते हैं, सेकेंडरी से कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हो सकता है, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव हो सकता है। सबसे पहले आता है यहाँ पे प्राइमरी हम किस तरीके से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करके कर सकते हैं, कलेक्ट एक्सपेरिमेंट करके, क्वेश्चन रे मेथड, पर्सनल इंटरव्यू। होप सो आप इन सभी वर्ड्स का जो मीनिंग है वो पता होगा क्योंकि नॉर्मली हम यूज करते हैं इन सभी वर्ड्स को। देन आता है आपका सेकेंडरी सोर्स। अब सेकेंडरी सोर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी एक बार रिसर्च की जा चुकी है और वो पब्लिश है आपके पास, जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन, वेबसाइट, जर्नल, इनके ऊपर जो डाटा होता है वो ऑलरेडी पब्लिश डाटा है, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। देन आता है आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए जो 4 ऑप्शन होते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सब्जेक्टिव के अंदर किसी ने अपना ओपिनियन शेयर कर रखा है, वो हो जाता है आपका सब्जेक्टिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, जो आपकी क्वालिटीज़ को बताता है, जिसको हम नंबरिक फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसको हम नंबरिक फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे टेबल आ सकती है, कोई भी डायग्राम आ सकता है। ओके, नेक्स्ट फिर हम 7th स्टेप करते हैं। 7th स्टेप रहेगा यहाँ पे सेलेक्टिंग सैंपल को हम सेलेक्ट किस तरीके से करेंगे। तो जो हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, कुछ मेथड्स होते हैं ना उसके भी, उसी तरीके से हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। अब ये तो है नहीं कि हम किस तरीके से भी सैंपल को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या रहेंगे, कुछ मेथड्स रहेंगे
ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, दो मेथड होते हैं हमारे पास। प्रोबेबिलिटी के बेस पे अगर बात करते हैं तो फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है। जो रैंडम सैम्पलिंग है ना, ये तो किसके अंदर आ जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड के अंदर आ जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। और जो बाकी सारे जो पॉइंट्स बच जाते हैं ये किस में आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड में, रिस्ट्रिक्टेड में आ जाते हैं, ठीक है। सो अगर रैंडम सैम्पलिंग की अगर बात करते हैं तो रैंडम का मतलब होता है आप रैंडमली कोई भी आप आइटम को उठा रहे हो, कोई भी, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का करना आपको कॉलेज के अंदर, आप कॉलेज में से किन्हीं भी 4 स्टूडेंट्स को उठा रहे हो, उनके ऊपर आप सैम्पलिंग के लिए आपने उठा लिया और उनके ऊपर आप टेस्ट कर रहे हो, तो वो होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग। देन रिस्ट्रिक्टेड के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सेट्राफाइड सैम्पलिंग। सेट्राफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, जिसके अंदर से हम डिफरेंट डिफरेंट सेट्राज बना दिए जाते हैं। लाइक मान लीजिए कि जैसे कॉलेज की अगर बात करते हैं तो कितने सेट्राज बनेंगे, आर्ट का होता है डिपार्टमेंट, कॉमर्स का होता है, साइंस का होता है, ठीक है, आप 3 डिपार्टमेंट मान लीजिए। अब यहाँ से जो हम सैंपल उठा रहे हैं, यहाँ से जो स्टूडेंट्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं फॉर द रिसर्च के लिए, वो होता है आपका सेट्रा सैम्पलिंग। ओके, देन आता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर क्या होगा, क्लस्टर सैम्पलिंग वेयर इन द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम नेचुरल अकरिंग। जो नेचुरली जो ग्रुप बने हुए होते हैं ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो नेचुरली ग्रुप, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है क्लस्टर, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। सो इसके अंदर क्या होता है, जो नेचुरली जो ग्रुप बने हुए होते हैं उनके ऊपर जब आप उनसे वहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वहाँ से आप सैम्पलिंग का जो सिलेक्शन कर रहे हो वो आ जाता है आपका क्लस्टर के अंदर। अब किस तरीके से होगा, इसका एक और मैं आपको बेसिक पॉइंट करवा देती हूँ। इसके अंदर आप लिख लीजिए, क्लस्टर के अंदर यहाँ पे लिखिए आप, जो होमोजेनियसिटी होती है ना, वो होती है आपकी बिटवीन ग्रुप, और जो हेट्रोजेनियसिटी होती है वो होती है आपकी विद इन ग्रुप। यानी कि अगर आप डिफरेंट ग्रुप की बात करोगे तो होमोजेनियसिटी रहेगी, और अगर आप विद इन ग्रुप की बात करोगे तो क्या रहेगी, हेट्रोजेनियसिटी रहेगी। तो ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और आप सेट्राफाइड का भी लिख लीजिए, इसी तरीके से मैं आपको लिखवा देती हूँ सेट्राफाइड का भी। सेट्राफाइड के अंदर क्या आएगा, होमोजेनियसिटी किस में रहेगी, इसमें विद इन ग्रुप, और हेट्रोजेनियसिटी बिटवीन ग्रुप। ये आपका कंसेप्ट है। ओवरऑल इन दोनों का क्या डिफरेंस रहेगा, जो क्लस्टर होते हैं वो नेचुरली अकरेंस में बने हुए होते हैं। सो इस तरीके का कुछ समथिंग डिफरेंस है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा सा पजलिंग होता है। अगर आफ्टर दैट अगर आपको वैसे आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। देन आएगा आपका सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक में के अंदर क्या होता है, लाइक मान लीजिए एक सीरीज है आपके स्टूडेंट्स की, 40 स्टूडेंट्स आपकी क्लास के अंदर, और आप एवरी 10th स्टूडेंट्स को उठा रहे हो एज अ सैम्पलिंग। आप कितने कितने का गैप रख रहे हो, 10-10 का गैप रख रहे हो, तो वो होता है आपकी सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। देन आता है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, लाइक मान लीजिए हमें जो है वो डाटा चाहिए है, हमें फार्मर्स का डाटा चाहिए है, हमें फार्मर्स का डाटा चाहिए है हमें इंडिया का। तो हम सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम स्टेट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, स्टेट के बाद हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स होता है, ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने विलेजेस है वहाँ पे वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके अंदर से जब हम 1-2 विलेजेस को उठा लेते हैं, और वहाँ पे जो फार्मर है वो क्या काम कर रहे हैं, और किस फार्मर यानी कि जिसके रिलेटेड भी हम स्टडी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड टास्क के ऊपर हम काम करते हैं, वहीं से हम सैम्पलिंग को उठाते हैं। सो मल्टी स्टेज का मतलब होता है यहाँ पे कि आप स्टेज वाइज चल रहे हो, यानी कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज,
ठीक है। सो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो। आपने क्या किया, स्टेट जो है वो डिसाइड किया, देन आपने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आपने डिसाइड किया कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेना है, देन आपने क्या किया, विलेज डिसाइड किया कि कौन से विलेज से आपको डाटा उठाना है। तो ये रहेगा आपका प्रोसेस, मल्टी स्टेज का प्रोसेस रहेगा। देन हम बात करते हैं फर्दर फिर मल्टीपल या डबल सैम्पलिंग। मल्टीपल या डबल सैम्पलिंग क्या होता है, जब आप एक से ज़्यादा बार जो सैम्पलिंग है वो कलेक्ट कर रहे हो तो वो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल या फिर डबल सैम्पलिंग। देन आता है फिर नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट आप बोल सकते हो नॉन प्रोबेबिलिटी को, लाइक कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, एज पर द कन्वीनियंस आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, सैम्पलिंग आप कलेक्ट कर रहे हो। लाइक मान लीजिए आपको मूवी का रिव्यू चाहिए है, तो आपके लिए मोस्ट कन्वीनियंट क्या रहेगा कि आप थिएटर्स के बाहर आप खड़े हो जाइए, वहाँ से आपको क्या मिल सकता है, मूवी का रिव्यू मिल सकता है। ये तो नहीं है ना कि आप बाहर मान लीजिए थिएटर में नहीं गए और आप कहीं बाहर हो, वहाँ से आप मूवी का जो है वो रिव्यू कलेक्ट करना चाहते हो, मार्केट से करना चाहते हो, तो वहाँ से तो ईजी नहीं रहेगा। और आप इसका एग्जाम्पल एक ये भी मान सकते हो, मान लीजिए कोई भी बुक पब्लिशर है, उसने बुक पब्लिश की है, तो वो कॉलेज में आके बुक आपको प्रोवाइड करता है, कॉलेज में आके वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करके जाता है, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज में क्या होते हैं, या तो टीचर्स होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, तो बुक्स की दोनों को ही रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मेन ऑडियंस है वो कौन है, या तो टीचर्स है या फिर स्टूडेंट्स है। तो वहाँ से क्या होता है, एज पर जो कन्वीनियंस होता है उसके अकॉर्डिंग जब आप क्या कर रहे हो, सैम्पलिंग को कलेक्ट कर रहे हो। अगर स्टूडेंट्स आपकी जो बुक है उसको रेफर करते हैं, टीचर्स जो आपकी बुक है वो प्रेफर करते हैं, अच्छी बुक बताते हैं, तो वो होती है कन्वीनियंस। देन आती है जजमेंट। जजमेंट को हम पर्पोसिव भी बोलते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसको कंसीडर कर लेना। जजमेंट क्या होता है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी जजमेंट के बेस पे आप सेलेक्ट कर रहे हो सैंपल को, सिंपली वही क्या होता है, जजमेंट सैम्पलिंग होती है। या फिर आप ये लगा सकते हो कि जज करना, अगर मान लीजिए जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं लगा रहे, मोर एम्बिग्युएसी होता है इसके अंदर, किसके अंदर, जजमेंट सैम्पलिंग के अंदर। देन आता है फिर आपका कोटा सैम्पलिंग। इसके अंदर भी बहुत स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, बट इतना कुछ टिपिकल है नहीं, आज हम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे कि कोटा में क्या होता है, यहाँ पे आप जो एग्जाम्पल ले सकते हो रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन का। अब जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है वहाँ पे बोलते हैं ना कि जो कोटा है वो 5% है, 10% है, 2% है। जो ये कोटा होता है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करने पड़ते हैं, यहाँ पे पर्सन को अपॉइंट करने पड़ते हैं। लाइक कॉलेज का भी होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हायर करना पड़ता है। तो इसी तरीके की क्या होती है, कोटा सैम्पलिंग होती है, जहाँ पे स्पेसिफिक कोटा जो है आपको एक फिक्स परसेंटेज में जहाँ पे आपको सैम्पलिंग कलेक्ट करना है। अभी तो आपको डाउट नहीं होगा ना, ओके। नेक्स्ट आएगा फिर आपका एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल जो सैम्पलिंग होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंटली अवेलेबल, जो डाटा आपको फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है उसकी जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो होती है आपकी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। देन आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड रहेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, स्नोबॉल के अंदर लाइक नेटवर्किंग सिस्टम आपने सुना होगा ना, नेटवर्किंग सिस्टम होता है, नेटवर्किंग मार्केटिंग सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन अगर मान लीजिए वो खुद ज्वाइन हो गया, फर्दर 2 पर्सन को ज्वाइन करवाता है, देन पर्सन क्या करेंगे, फर्दर 2 पर्सन को ज्वाइन करवाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपका पूरा नेटवर्क बन जाता है, और पर्सन टू पर्सन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, आप सैंपल्स को तैयार कर रहे हो या कलेक्ट कर रहे हो। तो वो होता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। देन आता है एक्सपर्ट चॉइस। एक्सपर्ट चॉइस के अंदर क्या आता है कि एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आएगा फिर आपका, यहाँ तक 7th पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे, फिर आइए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट 8th पॉइंट आता है, देन राइटिंग आ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, अपनी आउटलाइन प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी रिसर्च की आउटलाइन क्या होगी, यानी कि आप एक ब्लूप्रिंट टाइप आप बोल सकते हो, या आउटलाइन आप तैयार कर रहे हो कि आप देख रहे हो कि आपकी जो रिसर्च का जो प्रपोजल है, जो मोटिव प्रिपेयर कर लिया आपने, सैम्पलिंग कौन सा टेस्ट करना है वो कर लिया आपने, डिज़ाइन बना लिया, तो वो क्या हो गया, एक आउटलाइन प्रिपेयर होगी आपके रिसर्च प्रपोजल की, जहाँ पे आप समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हो इन द प्रोजेक्ट की, मेरे को इस
टॉपिक के ऊपर काम करना है, इस तरीके की सैम्पलिंग मेरे को कलेक्ट करनी है, या फिर डाटा मेरे को कहाँ से कलेक्ट करना है, वो सारी जो चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है उसको एक समरी फॉर्म में जब आप करते हो तो वो क्या हो जाती है, आपकी रिसर्च प्रपोजल होती है। देन 9th पॉइंट आता है, फिर आप कलेक्ट करते हो डाटा को, कंसीडर करते हो एथिकल इशू की, जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर कोई भी अनएथिकल वर्क नहीं होना चाहिए, कोई भी एथिकल इशू कंसीडर नहीं करेंगे, या फिर आप एथिक्स को मानते हो यहाँ पे कि जो आपकी जो रिसर्च है वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। आइए तो पढ़ते हैं, इसमें आप क्या करोगे, सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे भी आप डाटा कलेक्ट करोगे, थ्रू द ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू से कर सकते हो, बट किसी का भी जो पर्सनली है, आपको अगर मान लीजिए कोई पर्सन चाहता है कि उसका जो पर्सनली ओपिनियन है वो पब्लिश ना हो, तो आप उसका पब्लिश ना कीजिए, क्योंकि वो आपके एथिकल इशू के अंदर नहीं आता है। टेलीफोनिक, मेल, क्वेश्चन रिशेड्यूल, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो। देन आता है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा के अंदर क्या आएगा, अब ये तो नहीं है ना कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसको आप एज इट इज़ पब्लिश कर दोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। उसको आप क्या करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो एक फिनिश, जैसे कि एक तो रॉ मटेरियल होता है, एक फिनिक्स प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाता है, तो दोनों में डिफरेंस रहता है ना। उसी तरीके से जो आपका रॉ डाटा होता है उसको आप एज इट इज़ जो है वो पब्लिश नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एडिटिंग करनी पड़ती है, कोडिंग करनी पड़ती है। लाइक मान लीजिए एडिटिंग के अंदर आप क्या क्या चीज़ें करोगे, वहाँ पे आप करते हो कि किस तरीके से आपको सीरीज़ के अंदर जो है चीज़ों को पुट करना है, ठीक है। कोडिंग में आप डायग्राम बनाते हो, कुछ टेबल्स बनाते हो। देन आता है आपका जो एनालाइज किस तरीके से करोगे, आपका जो भी रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, डाटा आपका क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, नंबरिक फॉर्म में नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव के अंदर जिसको आप नंबरिक फॉर्म में मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो फर्दर अभी हम पढ़ते हैं, कुछ स्केल्स पढ़ेंगे, मेज़रमेंट ऑफ अ स्केल जिसको हम बोलते हैं कि हम हमारी जो रिसर्च है उसको मेज़र किस तरीके से कर सकते हैं, क्या वो हमारा जो डाटा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ये क्या होते हैं, मेज़रमेंट स्केल। मेज़रमेंट स्केल, तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे स्केल होते हैं 4 टाइप के हमारे जो स्केल होते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ओके। क्योंकि जो स्केल्स के अंदर से क्वेश्चन बन ही जाता है, एक या तो सीरीज पूछ लेते हैं आपसे, या फिर इसके अंदर होता क्या है वो चीज़ें पूछ लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसकी सीरीज पूछी गई थी, तो आप देख लेना, चाहे उसके अंदर जब भी मैं आपको करवाऊंगी तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है, फर्स्ट वन इज अ नॉमिनल स्केल। अब नॉमिनल स्केल जो होता है वो क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ नॉमिनेट कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लाइक आप लगा सकते हो यहाँ पे मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, ठीक है, सिर्फ डिनोट किया जा रहा है नाम के रिगार्डिंग। बट मान लीजिए जैसे 1 या 2 दे दिया, मैं जो मेल है उसको 1 दे दिया, फीमेल को 2 दे दिया, तो इन नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, नॉमिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो नॉमिनल के अंदर क्या आ जाता है, नेम आ जाता है, यूज किया जाता है, यूज मोड के अंदर यूज किया जाता है। देन आता है आपका ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के अंदर रैंक प्रोवाइड किया जाता है, और एंड यूज मीडियन। नेक्स्ट इज इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटरनल स्केल जो होता है, इंटरनल स्केल को हम रिलेटिव स्केल भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना। इंटरनल को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव स्केल। रिलेटिव स्केल भी बोलते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है जो डिफरेंट यूनिट होती है ना, उनको भी कंसीडर किया जाता है, डिफरेंट यूनिट को हम कंसीडर करते हैं। लाइक मान लीजिए 1 यूनिट वो किलोमीटर में है, 1 सेंटीमीटर में, तो वो होता है आपका रिलेटिव स्केल होता है आपका, ठीक है। सो इसके अंदर आता है आपका डिस्टेंस, एंड यूज किया जाता है मीन एंड स्टैंडर्ड डाइवेशन, ओके। नेक्स्ट फिर आता है आपका रेशियो स्केल। रेशियो स्केल के अंदर क्या होता है, रेशियो स्केल के अंदर रेशियो स्केल हैज ऑल प्रॉपर्टी ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरनल इंटरवल, सॉरी इंटरवल आएगा यहाँ पे, इंटरवी कर लो, यहाँ पे इंटरवल आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होता है, जो रेशियो होता है, रेशियो किस फॉर्म में होता है, लाइक 1:1, 2:3, इस तरीके की फॉर्म में होते हैं ना रेशियो। तो रेशियो स्केल का जो यूज़ किया जाता है वो रीजन के लिए, एंड यूज़ किया जाता है ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, लाइक जियो यहाँ पे आ जाता है आपका
अर्थमेटिक मीन आ जाता है, हार्मोनिक मीन आ जाता है, जियोमेट्रिक मीन आ जाता है। तो यहाँ पे इन सबको कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो नॉमिनल है ना, उसके नॉमिनल तो सिंगल आएगा स्केल, बट जो ऑर्डिनल जो स्केल है उसके अंदर नॉमिनल स्केल इंक्लूड होता है, और जो इंटरवल है उसके अंदर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल इंक्लूड होते हैं, और जो रेशियो है उसके अंदर ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि रेशियो के अंदर हम किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर ऑर्डिनल के अंदर हम किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सो आइए नेक्स्ट करते हैं अभी हम। अब हमारा आता है 11th पॉइंट, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कैसे करेंगे? पहले हमने पढ़ा था कि हम क्रिएट कर रहे थे हाइपोथेसिस को। ओके, तो इस स्टेप के अंदर हम पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, कि जो हमने अजम्पशन मानी है वो सही है या फिर गलत है। सो इसके अंदर क्या करते हैं हम, हाइपोथेसिस हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, वन इज़ अ पैरामेट्रिक टेस्ट एंड सेकंड इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उसके अंदर आता है आपका टी टेस्ट आ जाता है, जेड टेस्ट आ जाता है। अब इनके अंदर क्या होता है वो आपको इतना डीप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर 1 के अंदर सिर्फ आपको टेस्ट पूछे जाते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, और आपके नॉन पैरामेट्रिक के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। अगर हम नॉन पैरामेट्रिक की बात करते हैं तो नॉन पैरामेट्रिक के अंदर काई स्क्वायर आता है, मैन विटनी टेस्ट आता है, साइन विल्कोक्सन टेस्ट आता है। ये आपको ध्यान रखने की कौन कौन से टेस्ट आते हैं पैरामेट्रिक में, नॉन पैरामेट्रिक में। एंड वन थिंग इज अ इम्पोर्टेंट दैट, हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, हमने पढ़ा था कि हमें ना क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करके हम डिसीजन लेते हैं कि हमें जो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, हमारी रिसर्च को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब हम किन बेसिस पे करेंगे? अगर हमारी z वैल्यू ज़्यादा आती है टेबल वैल्यू से, टेबल वैल्यू आपको गिवन होती है, ठीक है, टेबल वैल्यू से, तो आप रिजेक्ट करते हो, और अगर आपकी z वैल्यू कम आती है टेबल वैल्यू से तो आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अभी। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आपकी जो स्टेप जो रिसर्च के हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से आपके 2 क्वेश्चन तो श्योर आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन श्योरली बनते हैं। नेक्स्ट आएगा फिर आपका जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जनरलाइजेशन, जो भी आपने रिसर्च किया उसको जनरलाइज करना, यानी कि पब्लिक के अंदर पेश करना कि आपकी जो रिसर्च है वो वैलिड रिसर्च है, क्योंकि आपने एप्लीकेबल तो करके देख ली, हाइपोथेसिस लगा के देख लिया, आप एक्सेप्ट करते हो तभी आप जनरलाइज करोगे ना, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, लोगों को बताना। अब जो करेंगे तब हम क्या करेंगे, रिलायबिलिटी चेक करेंगे ना, कि कितना हम रिले कर सकते हैं, कितना हमारा जो हमने रिसर्च प्रिपेयर की है, जो हम जिस टॉपिक पे हमने रिसर्च की है वो रिलायबल है या नहीं है। जो रिलायबिलिटी होती है वो डिफरेंट टाइप से हम चेक करते हैं। नंबर 1 इज अ टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म, इंटरेटर, इंटरनल कंसिस्टेंसी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। तो इसके अंदर क्या आता है आपका रिलायबिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्ट रीटेस्ट। टेस्ट रीटेस्ट के अंदर क्या आएगा यहाँ पे आपका, इसके बारे में हम करते हैं डिस्कशन। टेस्ट रीटेस्ट के अंदर हम अलग अलग टाइमिंग पे जब हम कंसिस्टेंसी देखते हैं और रिलायबिलिटी इक्वल आती है हमारी, हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइम पर हम क्या देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं। मान लीजिए, आपको इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ। मान लीजिए आपका जो मैथ्स का जो फॉर्मूला है वो इंट्रोड्यूस किया गया, आप क्या कर रहे हो, आप एक बार अपने स्कूल में क्वेश्चन करके देख रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, घर पे आके क्वेश्चंस को करके देख रहे हो। तो वहाँ पे जो कंसिस्टेंसी, आंसर सेम रहेगा ना, कहीं पे कर लो चाहे, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है, उसको आप अलग अलग जगह पे करके देख रहे हो या अलग अलग टाइमिंग पे करके देख रहे हो, तो वहाँ पे हम कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं कि क्या जो रिजल्ट हमने अप्लाई करके देखा है क्या वही रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। देन हम करते हैं पैरेलल फॉर्म में और स्प्लिट हाफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इसी प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन कर रही हूँ। पैरेलल हाफ के अंदर आप एग्जाम्पल लीजिए यूजीसी नेट का,
यूजीसी नेट का। किस तरीके से, मान लीजिए आप एग्जाम देने के लिए जाओगे यूजीसी नेट का, आपकी क्या चेक की जा रही है? स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, यही सब चेक किया जा रहा है ना आपका। क्या आप सभी का सेम पेपर होता है? एज इट इज तो नहीं होता ना कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपकी फ्रेंड का वही सेम है, सेकंड क्वेश्चन आपका वही, आपकी फ्रेंड का भी वही सेम है, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, सो वहाँ पे क्या रहेगा, जो यूजीसी नेट है वो आपकी स्किल देखना चाह रहा है, नॉलेज देखना चाह रहा है, एबिलिटी देखना चाह रहा है। तो उसने क्या किए, उसने पैरेलली जो सेट बना दिए गए, ए सेट, बी सेट और सी सेट, जिसके अंदर में आपकी जो एबिलिटी को चेक करने के लिए सेम लेवल के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, जो कि आपकी जो नॉलेज, स्किल, एबिलिटी को चेक करते हैं। उसको हम बोलते हैं पैरेलल फॉर्म, कि क्या वो रिलायबल है या नहीं रिलायबल है। वहीं से तो पता चलता है ना। अब ये तो नहीं है ना कि उन्होंने एक पेपर के अंदर सारे हार्ड क्वेश्चन डाल दिए, एक पेपर के अंदर बहुत ईजी क्वेश्चन डाल दिए, ऐसा नहीं होता है। जो आपका सिस्टम रहता है कि कुछ क्वेश्चन एवरेज होंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, तीनों सेट के अंदर यही जो है वो ट्रिक अपनाई जाती है, यही जो है वो फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है। तो ये तो होता है आपका पैरेलल फॉर्म। अब बात करते हैं स्प्लिट हाफ की। स्प्लिट हाफ के अंदर क्या होता है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिए गए हैं क्लासरूम के अंदर। इसके अंदर आप एग्जाम्पल लगा सकते हो क्लासरूम का। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, उन 100 क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हो 50-50 में। लाइक आप OD1 पर भी डिवाइड कर सकते हो, या आप डिवाइड ऐसे भी कर सकते हो कि 2 क्वेश्चन आपने फर्स्ट टेस्ट में दे दिए और 2 क्वेश्चन आपने नेक्स्ट टेस्ट में दे दिए। सो यहाँ पे जब आप रिलायबिलिटी चेक करते हो तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिट हाफ, यानी कि सेम टाइमिंग एंड सेम ग्रुप पे आप क्या ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो। या ये भी हो सकता है ना कि सेम टाइमिंग जो है आपकी वो डिफरेंट भी हो सकती है। मान लीजिए जो 50 मार्क्स का जो टेस्ट है वो तो आपने मंडे को ले लिया, और जो 50 और मार्क्स का जो टेस्ट रह गया वो आपने सैटरडे को ले लिया। तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हो, स्टूडेंट्स की रिलायबिलिटी देख रहे हो। वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को जज कर रहे हो कि क्या स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो सही है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है आपका यहाँ पे इंटर रेटर। इंटर रेटर को हम बोलते हैं इंटर ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? इंटर ऑब्जर्वर। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो टेस्ट होता है वो बनाया जाता है ना, ऑब्जर्वर क्या करते हैं, अपने अपने बिहाफ पर इस टेस्ट को अप्लाई करके देखते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट के पास भेज दिया जाता है इस टेस्ट को, और सारे जो एक्सपर्ट है वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं, अपने लेवल पे उसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या वो रिलायबल है या नहीं है। वो आ जाएगा आपका इंटररेटर के अंदर। देन हम करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, विद इन, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप कंसिस्टेंसी को यूज कर रहे हो तो वो आ जाता है आपका इंटरनल consistency, which is how well the item on the test that are proposed to measure the same construct produce similar result। क्या आपका जो है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सेम रिजल्ट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ वैलिडिटी। ओके, एक चीज और आप ध्यान में रखना, जो भी जो टेस्ट होता है या जो भी चीज होती है पर्टिकुलर, अगर वो रिलायबल है, अगर मान लीजिए कोई चीज वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगी। बट कोई जो चीज है वो अगर रिलायबल है तो वो वैलिड हो, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्योंकि जो वैलिड होती है वो जनरलाइज चीज़ें होती है, तो उसके ऊपर हम रिले कर सकते हैं, वो रिलायबल होती है। बट रिलायबल हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, हमारे खुद के अकॉर्डिंग होता है ना। अब किसी पर्सन को कैसे रिलायबिलिटी होती है, किसी पर्सन को किसी सोर्स पे रिलायबिलिटी होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो जाता है। बट ज़रूरी नहीं है जो आपके लिए रिलायबल है वो चीज़ वैलिड ही है। ओके, तो थोड़ा ये क्वेश्चन ध्यान में रख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आएगा फिर आपका, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ वैलिडिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, इसके अंदर से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काइंड ऑफ वैलिडिटी, आइए पढ़ते हैं हम काइंड ऑफ वैलिडिटी के बारे में। सो इसके अंदर जो वैलिडिटी है उसको डिवाइड किया गया है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और इन्फीरियंस वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट जो वैलिडिटी होती है उसके अंदर क्या करते हो, आप मेजरमेंट कर रहे हो, और इन्फीरियंस के अंदर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो।
ठीक है। सो यहाँ पे मेजर आप किन किन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रांसलेशन एंड क्राइटेरिया। ट्रांसलेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है फेस वैलिडिटी के अंदर, कंटेंट वैलिडिटी के अंदर। इसके अंदर से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं फेस वैलिडिटी की। फेस वैलिडिटी क्या होती है? फेस वैलिडिटी होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, ऊपर ऊपर से देख के आप किसी को जज कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, यानी कि आप पूरा डीप स्टडी नहीं करते, ओनली आप जजमेंट के बेसिस पे या थोड़ा सा आपने चेक कर लिया, वहीं से आप अपना एस्टीमेट बना लेते हो। सो इसीलिए हम इसको वीक वैलिडिटी भी बोलते हैं, वीक वैलिडिटी, क्योंकि ओनली हम जजमेंट के बेसिस पे या थोड़ा बहुत चेक करके ही बोल रहे हैं। लाइक मान लीजिए किसी ने आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ लिया, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आपने रिप्लाई कर दिया, तो वो पर्सन सोचता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका आईक्यू लेवल है जो हाई है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको दूसरे का भी पता ही होगा, या फिर आपको दूसरे फील्ड की भी आपको इतनी ही नॉलेज होगी, बट वो अपना परसेप्शन बना लेता है। तो उस तरीके की होती है आपकी फेस वैलिडिटी, जहाँ पे ऊपर ऊपर से देख के आपकी रिसर्च की जाती है या आपका एस्टिमेशन लगाया जाता है। नेक्स्ट फिर आता है आपके कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है? कंटेंट से रिलेटेड होती है। अब मान लीजिए कि जो आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम प्रिपेयर किया जाता है वो क्या आता है? विद इन अ कंटेंट में से ही पोर्शन आता है ना, आउट ऑफ कंटेंट तो नहीं आता। लाइक जिसके अंदर से रिसर्च एप्टीट्यूड का पोर्शन आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन आएगा, कम्युनिकेशन का पोर्शन आएगा, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन आते हैं। तो वो क्या होती है? कंटेंट वैलिडिटी होती है कि जिसके अंदर जो रिसर्चर है वो चेक करना चाह रहा है कि एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक टीचर को डिफरेंट फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हो तो आपको टीचिंग के बारे में पता होना चाहिए, रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हायर एजुकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ईवीएस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको जो एक टीचर के लिए ज़रूरी होती है, जिनकी जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये इन्होंने क्या बना दिया? कंटेंट बना दिया गया है। तो अगर आप इसमें पास आउट होते हो, अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, सो तभी आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है? क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड, कि किस किस क्या क्या जो क्राइटेरिया रखा गया है वो फर्दर डिवाइड किए गए हैं। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होती है, कंकरेंट वैलिडिटी होती है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी होती है, और आपकी डिस्क्रिमिनेशन वैलिडिटी होती है। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव का मतलब क्या हुआ? प्रेडिक्शन का मतलब क्या हुआ? फोरकास्टिंग। आप क्या कर रहे हो? फोरकास्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम प्रेजेंट में अप्लाई करके क्या फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? मान लीजिए कोई भी हमने रिसर्च की, क्या उसको हम प्रेजेंट में अप्लाई करके क्या उन क्वेश्चन से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो वो होती है हमारी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। देन आता है आपका कंकरेंट वैलिडिटी। अब अगर बात करते हैं कंकरेंट वैलिडिटी का, तो कंकरेंट में क्या होगा? यहाँ पे होती है आपकी सेम टाइमिंग आप लगा सकते हो, या फिर सेम टाइमिंग, या फिर जैसे कि इसने बोला गया है कि एक एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए जो हमने पहले कर लिया है एक्सपेरिमेंट, उसी सेम एक्सपेरिमेंट को किसी दूसरे ग्रुप पे किया जा रहा है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिया एक ग्रुप पे, बट उसी एक्सपेरिमेंट को हम दूसरे ग्रुप पे भी कर रहे हैं सेम टाइमिंग के अंदर, वो होती है आपकी कंकरेंट वैलिडिटी, हम उसको बोलते हैं। यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कंकरेंट वैलिडिटी के अंदर कि सिमिलर चीज़ों पे हम क्या कर रहे हैं? वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। देन आती है आपकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अब अगर वैलिडिटी की बात करते हैं, सो कन्वर्जेंट के अंदर क्या आएगा आपका? कन्वर्जेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव कोरिलेशन बताते हैं। कोरिलेशन, अगर मान लीजिए चीज़ें अगर पॉजिटिव कोरिलेटेड है तो वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी हो जाएगी, और अगर चीज़ें नेगेटिव कोरिलेटेड है तो वो डिस्क्रिमिनेशन वैलिडिटी हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पढ़ा है वैलिडिटी के बारे में, सारा हमने कर लिया है। इसके अंदर से कुछ भी हमारा रिमेनिंग नहीं रहा है, बस यही वैलिडिटी आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर। एक वैलिडिटी और रह गई आपकी, ये आप देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है ना, वो वैलिडिटी जिसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, डू नॉट मेज़र डायरेक्टली, तो वो होती है आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो मैंने आपको करवा दिया है। देन आती है आपकी इन्फ्रेंस के बेसिस पे इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी।
सो व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी? एक्सटर्नल वैलिडिटी वो वैलिडिटी होती है जो चीज़ आपने रिसर्च की है, जिसके बारे में आपने स्टडी की है, क्या बाहर भी वही एप्लीकेबल हो रही है, नहीं हो रही है, क्या बाहर भी वो सेम रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही। इंटरनली आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन जब आप रिसर्च करो, दैट टाइम आप चेक करके देख रहे हो कि आपकी रिसर्च है वो सही है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी। तो ये सारा हमने टॉपिक किया। अभी आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। 13 पॉइंट आता है, यहाँ पे हम पॉइंट्स ही कर रहे हैं, आप ये मत भूल जाना कि हम स्टेप नहीं कर रहे, स्टेप ही कर रहे हैं, बट उनके बारे में हम डीप से स्टेप को एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा फिर रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। अब क्या करेंगे, हमने सारा कर लिया, रिलायबिलिटी चेक कर ली, वैलिडिटी चेक कर ली, अब हम रिसर्च की रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। सो रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 यहाँ पे आता है कि प्राइमरी पेज पे हम क्या लिखेंगे, टाइटल पेज, टेबल कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा सकते हो कि स्टार्टिंग के पेज पे आप क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हो। देन मेन बॉडी रिपोर्ट बनाते हो। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, आपका रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर आप कंसीडर करोगे मेथोडोलॉजिकल सेक्शन, रिसर्च डिज़ाइन को कंसीडर करोगे कि जो आपने रिसर्च डिज़ाइन किया क्या उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया। रिसर्च अप्रोच, रिजल्ट सेक्शन होगा जहाँ पे आप ग्राफिक और नॉन ग्राफिकली आप प्रेजेंट करोगे। एथिकल सेक्शन के अंदर क्या क्या होगा, समरी होगी, डिस्कशन होगा एंड कंक्लूजन होगा। देन आता है आपका कंसेप्ट बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। बिब्लियोग्राफी रेफरेंस क्या होता है, बिब्लियोग्राफी वाइड टर्म होती है और रेफरेंस उसके अंदर होता है। रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि जहाँ से भी आपने कोई कंटेंट को लिया है उसके बारे में आप रेफरेंस दे रहे हो कि मैंने पर्टिकुलर नॉलेज ली है, इस बुक से हमने नॉलेज ली है, तो वो होता है रेफरेंस। ठीक है। और बिब्लियोग्राफी के अंदर क्या होता है कि जब हम कहीं से नॉलेज ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसको हम लिखते हैं बिब्लियोग्राफी के अंदर। सो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। अभी जो हम स्टाइल पढ़ेंगे, लिखने का जो स्टाइल है उसके अंदर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर से हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस का। आपको इतना ध्यान रखना है, जो बिब्लियोग्राफी होती है वो वाइड होती है और जो रेफरेंस होता है वो बिब्लियोग्राफी के अंदर ही इंक्लूड होता है। देन आता है आपका अपेंडिक्स। यहाँ पे आप क्या लिखते हो, यहाँ पे आप अपेंडिक्स सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर अभी स्टाइल ऑफ रिपोर्ट। आइए यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे इन सभी बातों के बारे में। आप इसको रीड आउट कर लीजिए एक बार, क्या क्या बोला गया है इसके अंदर। आइए हम करते हैं यहाँ पे स्टाइल ऑफ रिपोर्ट। स्टाइल ऑफ जो हमारी रिपोर्ट होती है, बेसिकली 3 टाइप की हमारी रिपोर्ट होती है या फिर 3 टाइप के हमारे स्टाइल होते हैं रिपोर्ट को लिखने के लिए। एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल, शिकागो स्टाइल। एपीए जो स्टाइल होती है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। और जो आपका 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी आपसे पूछा गया था कि जो इसके अंदर जो एपीए जो स्टाइल है वो हम कब यूज़ करते हैं। ठीक है। सो एपीए जो स्टाइल है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड एमएलए की फुल फॉर्म होती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। शिकागो जो होती है वो लैंग्वेज होती है, वो कब यूज़ की जाती है, फॉर अ बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। और अगर आपकी बात करते हैं एपीए जो स्टाइल है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, तो एपीए स्टाइल आपका यूज किया जाता है यूज फॉर फॉर्मेटिंग इन सोशल साइंस, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक्स, क्रिमिनोलॉजी। कल अगर हम इनसे रिलेटेड अगर कंटेंट लिख रहे हैं, रिसर्च करें, तो उसके अंदर हमें एपीए स्टाइल को अडॉप्ट करना होता है। और एमएलए स्टाइल को हम कब अडॉप्ट करते हैं, यूज इन ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अगर हम लिटरेचर से रिलेटेड अगर कुछ लिख रहे हैं, रिसर्च करें, तो वहाँ पे जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो हम एमएलए लैंग्वेज को यूज करेंगे, इसी के स्टाइल को हम फॉलो करेंगे। शिकागो मैंने आपको बता ही दिया है कि फॉर द बिजनेस पर्पस के लिए। आइए हम कुछ डिफरेंसेस कर लेते हैं एपीए स्टाइल के अंदर और एमएलए स्टाइल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन इसके अंदर से क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से एपीए स्टाइल से। मैं बता दूंगी आपको। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं एपीए स्टाइल होता क्या है।
जो एपीएस स्टाइल के अंदर जो टाइटल लिखा जाता है ना वो इटैलिक्स में लिखा जाता है, ओनली द नेसेसरी वर्ड आर कैपिटलाइज। और एमएलए स्टाइल के अंदर टाइटल इज अंडरलाइन, ऑल मेजर वर्ड आर कैपिटलाइज। जो मेजर जो वर्ड यूज़ किए हैं आपने वही क्या करोगे आप कैपिटलाइज करोगे। सोर्स पेज इज टाइटल एज रेफरेंस, यहाँ पे जो सोर्स पेज जहाँ से आपने पेज को लिया है या जहाँ से आपने लिया है उसको आप क्या बोलते हो, रेफरेंस बोलते हो। और यहाँ पे सेम रेफरेंस को आप क्या बोलते हो, वर्क साइटेड बोलते हो, कि आप कहाँ कहाँ पे आप गए हो, कहाँ कहाँ से आपने साइट किया है, कहाँ कहाँ से आपने कंटेंट को देखा है, तो उसका जो रेफरेंस दे रहे हो उसको आप वर्क साइटेड बोलते हो एमएलए स्टाइल के अंदर। इन टेक्स्ट साइटेशन कंटेन ऑथर नेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑथर का नेम लिखोगे और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखोगे कि किस ईयर में पब्लिश किया गया है। और यहाँ पे आप ऑथर नेम एंड पेज नंबर लिखोगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है ना, तो ये जो डिफरेंस है वो आपको याद करने की ज़रूरत है। फिर आता है आपका एपीएस स्टाइल के अंदर कोमा, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप लिख लीजिए। कोमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि ये आपका कौन सा हम पढ़ रहे हैं, एपीएस स्टाइल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोमा आर यूज्ड इन टेक्स्ट साइटेशन बट कोमा आर नॉट यूज इन आ एमएलए स्टाइल। ओके, सो ये हमने किया पर्टिकुलरली जो डिफरेंस होता है एपीएस स्टाइल का और एमएलए स्टाइल का, क्या क्या डिफरेंसेस रहता है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन किया है। देन आएगा आपका नेक्स्ट चीज़ कुछ रेफरेंस टर्म होती है जो कि रेफरेंस के अंदर दी जाती है, जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आता है, IBID, इसका मतलब होता है द सेम रेफरेंस नेक्स्ट लाइन में भी देना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे वर्ड IBID। नेक्स्ट आता है OP.CIT, इसका मतलब क्या होता है, वर्क साइटेड। जो रेफरेंस हमने 3-4 लाइन पहले दिया है वही हम अब देना चाहते हैं तो हम यूज़ क्या करेंगे, OP.ICT। LOC.CIT, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, प्लेस साइटेड फॉर रिपीट द टाइटल एंड सेम ऑथर एंड सेम पेज नंबर। ठीक है, सेम ऑथर देना चाहते हैं, सेम पेज नंबर देना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं वर्ड loc.cite। नेक्स्ट आता है ET.AL, वी यूज़ मोर देन वन ऑथर, वन राइटर या वन मोर ऑथर। अगर एक से ज़्यादा ऑथर्स का हम अगर नेम मेंशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड का यूज़ करते हैं ET.AL। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आपका आता है SIC डॉट, यहाँ पे होता है एज इट इज़ कॉपी करना। जब आप कोई भी कोर्स की आप एज इट इज़ कॉपी कर रहे हो, जो भी किसी ने बात बोली गई उसको आप एज इट इज़ रख रहे हो तो वो क्या आ जाता है आपका SIC के अंदर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मीटिंग, कितने टाइप की मीटिंग होती है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इससे मैंने आपको डिटेल से करवा दी है कि क्या क्या मीटिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है रिसर्च के टाइम। सबसे पहले यहाँ पे होता है सेमिनार, लाइक मान लीजिए आप स्कूल कॉलेज में गए हो तो वहाँ पर भी सेमिनार होता है। ठीक है, सो सेमिनार के अंदर क्या क्या पॉइंट को कंसीडर किया जाता है, तो इसके अंदर आता है मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ग्रुप 5 to 10 एंड 1 आवर्स या 90 मिनट का होता है, लेस फॉर्मल स्ट्रक्चर, एंड देन कॉन्फ्रेंस विद इन इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है आपका सेमिनार। देन हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस जो होती है वो क्या होती है, अगर मान लीजिए जैसे आपने सुना होगा कि रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस तरीके की बातें आपने सुनी होगी। और जैसे आप नेट JRF क्लियर कर दोगे तो आप खुद भी आप कॉन्फ्रेंस के अंदर जाओगे, वहाँ पर आप अपना भी रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिसिपेंट होते हैं 50 से 1000 तक, फ्यू डेज के लिए चलती है, मोर स्ट्रक्चर्ड होती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल होती है। पार्टिसिपेंट एनीवन हु कैन एक्सपर्ट एंड सम हैव नॉलेज, जिसके पास कुछ नॉलेज होती है। नेक्स्ट होता है फिर आपका सिम्पोजियम। इसके अंदर क्या होता है, जो सिम्पोजियम है उसमें आएगा आपका एक्सपर्ट इन ईच फील्ड का जो एक्सपर्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे होती है। फोकस ऑन सिंगल टॉपिक के ऊपर फोकस किया जाता है, सिंगल डे के लिए होती है, ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल डे के लिए सिम्पोजियम होती है। स्मॉलर दैन कॉन्फ्रेंस, मोर प्रेस्टिजियस एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है।
नेक्स्ट आइए आप वर्कशॉप पे। वर्कशॉप का आपको पता होगा, जो वर्कशॉप लगती है वो आपकी 1 या 2 डेज़ के लिए होती है, जिसके अंदर हैंड ऑन प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिकली नॉलेज आपको दी जाती है, प्रैक्टिकली वर्क आपसे करवाया जाता है, जिससे कि आपकी जो स्किल है वो इंक्रीज हो। एनीवन कैन टेक पार्ट, लोकल लेवल पे होती है, स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग होती है। नेक्स्ट आइए हम करते हैं थोड़ा सा टॉपिक डिसर्टेशन एंड थीसिस क्या होती है, इसके बारे में भी हम नॉलेज ले लेते हैं। डिसर्टेशन की अगर बात करते हैं, सो अ रिसर्चर हैज़ टू यूटिलाइज द ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो रिसर्चर है वो यूटिलाइज कर रहा है जो उसके पास ऑलरेडी कलेक्टेड जो इंफॉर्मेशन है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर आ डिसर्टेशन, उसको प्रिपेयर कर रहा है डिसर्टेशन एज अ डिसर्टेशन। यहाँ पे याद है, इट इज़ मोर लाइक अकेडमिक बुक, लाइक अकेडमिक बुक होती है उसके तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। जो डिसर्टेशन जो होती है वो हम एमकॉम लेवल पर करते हैं, और अगर थीसिस की अगर बात करते हैं तो ये हम पीएचडी लेवल पर प्रिपेयर करते हैं। थीसिस के अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ असर्टेन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप इसको मेंशन कर लीजिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि थीसिस क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ असर्टेशन होती है, तर्क होता है जो आपने तर्क दिया है, प्रेजेंट किया है, बेस्ड ऑन द रिसर्च कंडक्ट ऑल बाय हिमसेल्फ, जो कि खुद के द्वारा जो काम किया जाता है वो किस में आ जाता है, आपका डिसर्टेशन के अंदर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट फिर हम करते हैं कुछ टर्म, और यहाँ पे आती है हमारा, अगर आप सिलेबस देखोगे ना, आपने साथ में सिलेबस ले रखा होगा, ठीक है, सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे आता है आपका रिसर्च पेपर के रिगार्डिंग। रिसर्च पेपर क्या होता है, इज प्रेजेंट इन सेमिनार के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, ऑल्सो नोन एज अ प्राइमरी सोर्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉलेज। जो भी आपने प्रिपेयर किया, जो आपने रिसर्च की है, खुद के बिहाफ पे रिसर्च की है, तो वो क्या हो जाती है आपका रिसर्च पेपर। और रिसर्च आर्टिकल क्या हो जाता है, और रिसर्च कंक्लूजन पब्लिश, जब आप अपनी रिसर्च को पब्लिश कर देते हो वो क्या होती है, आपकी रिसर्च आर्टिकल बन जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिसर्च एथिक्स के बारे में। रिसर्च एथिक्स जो रिसर्च हम करते हैं, ऑनेस्टली होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, इफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। देन एक हमारा कंसेप्ट आता है फिर यहाँ पे FFP से रिगार्डिंग। सो इसके अंदर क्या आएगा आपका, FFP के रिगार्डिंग क्या मतलब होता है, फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो डाटा है ना, यानी कि मान लीजिए आपने कहीं से कुछ डाटा उठाए हैं, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपना कुछ डाटा आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि डाटा के अंदर अपना डाटा ऐड करना, वो होता है आपका फैब्रिकेशन। फॉल्सिफिकेशन क्या होता है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी फॉल्स डाटा ऐड कर रहे हो, फॉल्स डाटा, फॉल्स से पता चली जाएगा। फिर क्या होता है प्लैगरिज्म, सेल्फ प्लैगरिज्म। सेल्फ प्लैगरिज्म में क्या आएगा, सेल्फ प्लैगरिज्म में क्या आएगा, जो आपने पहले कभी रिसर्च की थी उसी डाटा को आप क्या कर रहे हो, अब दोबारा से अपनी रिसर्च के अंदर ऐड ऑन कर रहे हो, वो होती है आपकी सेल्फ प्लैगरिज्म। अब बात करते हैं हम, कुछ 3 अप्रोचेज है यहाँ पे कि एथिक्स की क्या अप्रोचेज होती है। ये आपका एक्सपेक्टेड रहेगा, कभी पूछा नहीं गया है बट पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर हम एथिक्स पढ़ते हैं तो उसकी अप्रोचेज भी हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे होता है डेंटोलॉजिकल एथिक्स। डेंटोलॉजिकल एथिक्स क्या बोलते हैं, ये आपका ओल्डेस्ट फॉर्म में रहेगा, इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी कि, और डेंटो का मतलब होता है ड्यूटी। इसने बोल रखा है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया कि कुछ जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो रूल बनाए गए हैं ना, ठीक है, आपको उसी को फॉलो करना चाहिए, उन्हीं रूल्स को मानना चाहिए। वो जो रूल बनाए गए हैं वो आपके एथिक्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अगर आप अगर मान लीजिए जो रूल बनाए गए हैं, अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आपके क्या है, हाई एथिक्स है, अदरवाइज क्या है, आपके लो एथिक्स है। तो ये बोलते इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो नेक्स्ट आपका एथिक आया, एथिकल स्पिक्टिज्म। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बोला गया कि जो एथिकल जो डिसीजन होता है ना,
एथिकल जो डिसीजन होता है वो डिपेंड करता है पर्सन पे। जैसे कि कोई भी मान लीजिए पर्सन है, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। मान लीजिए कोई भी अगर कन्वर्सेशन, कोई आपको डिसीजन लेना है तो आप उसका पॉजिटिव भी सोचते हो, नेगेटिव भी सोचते हो। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया कि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो एक पर्सन के अंदर ही होता है, और एक पर्सन को पता होता है कि क्या आप गलत कर रहे हो और क्या आप सही कर रहे हो। किसी भी पर्सन को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो एक पर्सन को खुद को नेचुरली पता होता है कि आप गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो। देन थर्ड वन आती है आपकी यूटिलिटेरियनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, यूटिलिटेरिज्म के अंदर आएगा आपका जो भी एक्शन आप ले रहे हो उसका क्या बेनिफिट होगा और क्या कॉस्ट होगी उसकी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जजमेंट शुड डिपेंड ऑन possible consequences of study include benefit and cost। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल जाता है, यानी कि जो भी आप एक्शन ले रहे हो, जो भी एथिक्स के अंदर क्या आएगा कि आपका जो है क्या बेनिफिट है और क्या आप उसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको, तो उसका पता होता है। तो ये भी आपका एथिक्स के अंदर आ जाता है। तो आपकी 3 टाइप्स की अप्रोचेस दी गई है कि एथिक्स की क्या क्या अप्रोचेज होती है। तो ये हमने रीड आउट कर लिया है, ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है फिर टॉपिक प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म होता है यूजिंग सम अदर पर्सन आइडिया एंड इंफॉर्मेशन विदाउट एक्नॉलेजिंग। यानी कि आप किसी अदर पर्सन की इंफॉर्मेशन या आइडिया को आप ले रहे हो, उस आइडिया को आप चुरा रहे हो और आप अपनी रिसर्च के अंदर ऐड कर रहे हो, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेगरिज्म बोलेंगे, जो कि गलत होता है। किसी भी आइडिया, किसी की इंफॉर्मेशन हमें नहीं लेनी चाहिए, या फिर हमें उसकी नॉलेज के बिना उसकी जो इंफॉर्मेशन उसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम अगर मान लीजिए हम उसको इन्फॉर्म कर देते हैं, उससे पूछ लेते हैं, तो वो एक अलग चीज होती है। बट प्लेगरिज्म में क्या आता है? जब आप किसी पर्सन के आइडिया को, इंफॉर्मेशन को जब आप ले रहे हो विदाउट द एक्नॉलेजिंग, देन आपकी जो प्लेगरिज्म की डिफरेंट टाइप की प्लेगरिज्म होती है, जिसके अंदर से आपका क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। क्योंकि अगर मान लीजिए प्लेगरिज्म से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो वो डिफरेंट प्लेगरिज्म से रिलेटेड भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, कि कितने टाइप की जो है वो प्लेगरिज्म हो सकती है। फर्स्ट वन यहाँ पे आता है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। एक्सीडेंटल जो प्लेगरिज्म होती है उसके अंदर क्या होता है कि हम अनइंटेंशनली किसी की रिसर्च को चुरा लेते हैं या ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? अनइंटेंशनली। unintentionally we take any information of researcher, तो वो आती है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है सेल्फ और ऑटो प्लेगरिज्म। इसके अंदर क्या आएगा कि हमने जो ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है और हम उस रिसर्च को किसी दूसरी रिसर्च के अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं, वो होती है आपकी सेल्फ एंड ऑटो प्लेगरिज्म। देन आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग के अंदर क्या आएगा आपका? मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, किसी भी रिसर्चर का थोड़ा सा काम आपने ले लिया, किसी दूसरे रिसर्चर का फिर आपने थोड़ा सा ऐड ऑन कर लिया, किसी तीसरे रिसर्चर का फिर आपने थोड़ा सा ऐड ऑन कर लिया, तो वो होता है आपका पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। यानी कि आप थोड़ा थोड़ा पार्ट लेते हो और आप एक अपनी रिसर्च प्रिपेयर कर लेते हो, उसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। देन आता है कंप्लीट प्लेगरिज्म। कंप्लीट में क्या आएगा? आप कंप्लीटली आपने मैन्युस्क्रिप्ट उठा लिया, कंप्लीटली आपने रिसर्च उठा ली है। देन आता है आपका सोर्स बेस्ड। सोर्स बेस्ड के अंदर आएगा आपका प्लेगरिज्म में अकर बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स। प्लेगरिज्म ऑल्सो अकर व्हेन अ रिसर्चर यूज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। यानी कि आप क्या कर रहे हो? यूज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा को आप यूज कर रहे हो। ठीक है, बोथ दीज टाइप लीड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द रेफरेंस सोर्स। जहाँ पे आप रेफरेंस सोर्स आप बढ़ा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप दिखा रहे हो, या आप वहाँ पे क्या करो? सेकेंडरी सोर्सेज का यूज करो। जबकि रिसर्च तो क्या होती है? प्राइमरी सोर्स से मेंटेन की जाती है। प्राइमरी सोर्स ही होता है ना, उसके अंदर आपने जो रिसर्च की है, आपने जो एक्सपेरिमेंट की है, उसी से रिलेटेड आप डाटा को मेंटेन करते हो।
या फिर आप यहाँ पे एक और चीज़ भी मान सकते हो, सोर्स बेस के अंदर जो भी आपने सेकेंडरी सोर्स से डाटा को उठाए हैं ना, उसको आप एज अ प्राइमरी सोर्स शो कर देते हो, प्राइमरी सोर्स। ठीक है, सो ये जो शो कर देते हो तो ये तो गलत है ना। अगर मान लीजिए सेकेंडरी जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन ने कर रखा है उसका डाटा आपने एज इट इज उठाया और आपने अपनी रिसर्च में डाला और आपने बोले कि ये प्राइमरी सोर्स है, तो ये भी क्या होती है आपकी सोर्स बेस्ड प्लैगरिज्म। देन आता है आपका डायरेक्ट प्लैगरिज्म। डायरेक्ट प्लैगरिज्म में क्या आएगा कि मान लीजिए कि जैसे कि अगर किसी ने कोई बात बोल रखी है, कोई अच्छी बात बोल रखी है जो कि पब्लिश है, फेमस है, ठीक है, उसको आप बिना कोट्स में रखे ही आप क्या कर रहे हो, अपनी रिसर्च के अंदर मेंशन कर रहे हो, वो होती है आपकी डायरेक्ट प्लैगरिज्म होती है। देन आता है आपका इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट ऑथरशिप, यहाँ पे आप लिख लीजिए इनएक्यूरेट ऑथरशिप। यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का कोई भी कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, किसी भी मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर, बट आप क्या करते हो, बट डज नॉट गेट क्रेडिट फॉर इट, बट आप उसको क्या नहीं देते, क्रेडिट नहीं देते, उसका नाम मेंशन नहीं करते हो, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए एक आप ये भी मान सकते हो, अगर किसी पर्सन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका आप क्या कर रहे हो, नेम मेंशन कर रहे हो, ठीक है, जिसका क्या नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका आप क्या कर रहे हो, नेम मेंशन कर रहे हो, तो ये भी आपकी क्या होगी, इनएक्यूरेट ऑथरशिप हो जाती है। नेक्स्ट क्या होती है, मोइसिक प्लैगरिज्म होती है। इसके अंदर क्या होता है, मोइसिक प्लैगरिज्म में भी मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ये क्या होती है, मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है कि इन बिटवीन यहाँ पे क्या होता है, कुछ पैराग्राफ उठा लिया आपने, किसी पैराग्राफ के बीच से कुछ भी उठा लिया है, तो वो जो चीजें होती है वो भी आपका प्लैगरिज्म के अकॉर्डिंग आते हैं, तो उसको बोलते हैं मैशिक प्लैगरिज्म आप बोलते हो, ठीक है। ये जो प्लैगरिज्म करते हो आप इंटेंसली करते हो और आपको किसमें कंसीडर किया जाता है, डिसऑनेस्ट कंसीडर किया जाता है, ओके। तो ये आपकी रही कंप्लीट यूनिट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, ओके। वीडियो को आपने होप सो पूरा कंप्लीट देखना है, और अगर मान लीजिए आप कंप्लीट वीडियो को देखते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिसर्च एप्टीट्यूड का पोर्शन के अंदर आपको एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। 5 क्वेश्चन में से आप 4 क्वेश्चन को श्योरली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी कंटेंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्टेड आपको जैसे बीच में बताया भी है, बहुत सारे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी हमने किए हैं और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं, और इन्हीं के अंदर से ही पोर्शन से क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, कुछ भी अलग क्वेश्चन नहीं आता है, ओके। तो होप सो आप सभी को अच्छा लगी होगी। अगर मान लीजिए कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और इसी तरीके से आपकी जो सारी जो यूनिट है 10 की 10 जो यूनिट है वो मैं पब्लिश करूँगी, तो आप वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो देख सके, अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सके। और आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले, थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, या फिर सपोर्ट अब आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। अब मान लीजिए आपका जो फीडबैक है वो अच्छा रहता है, आपका जो रिजल्ट है तभी अच्छा आएगा। अगर मान लीजिए आप रूटीन में आप वीडियोस देखोगे, 10 की 10 आप यूनिट की वीडियोस देखोगे, तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा, अच्छा आएगा, आपका नेट जीआर क्रैक होगा, ठीक है। सो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ओके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए, और आप रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में कंप्लीटली आप स्टडी कीजिए, और टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से आप जो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। सो थैंक यू एवरीवन।